हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी की एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट करेंगे, यह जो कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि यह जो टॉपिक है हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह प्रदूषण से जितने भी क्वेश्चन हैं उससे हम लोग इसके बारे में करेंगे। जो प्रदूषण से क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में हम लोग यह प्रैक्टिस सेट करेंगे। पूरा क्वेश्चन हम लोग 30 क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन प्रदूषण का है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें से करते हैं एक एक क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है कौन सा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, पारा। तो आपको बताना है कौन सा प्रदूषक है जो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। इसमें से नहीं पूछ रहा है तो आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इसमें हमारा पारा सही होगा। ठीक ना, जो पारा है यह राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक ना, यह पारा जो होगी जल में पाया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो जैव अपघटनीय प्रदूषक जो होता है वह होता है वाहित मल होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, वाहित मल होता है। जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है जो कि वाहित मल होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? प्रदूषण जो जैविक सूचक का कार्य करता है, लाइकेन, फर्म, मनी प्लांट, अमरबेल। तो इसमें कौन सा है कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो यह जो है हमारा ऑप्शन इसमें जो सही होगा, लाइकेन जो होता है यह जैविक सूचक का कार्य करता है। जो वायु में प्रदूषण होता है उसके बारे में यह इंडिकेट करता है, सूचकांक मतलब बताता है कि वायु में प्रदूषण है, उसके बारे में यह जैव लाइकेन जो है यह सूखने लगता है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा यह ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होगा? कौन सा इसमें से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होगा? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न कोहरा है? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए, इसमें जो उत्पन्न कोहरा होता है, जो धूम कोहरे बनाता है प्रकाश रासायनिक से, तो वह नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, जो कि धूम कोहरे को रासायनिक धूम कोहरे के बनाने के समय उत्पन्न होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। चलिए आगे चलते हैं। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? जो धुआं में कौन सा प्रभावित करता है, उत्तेजक जो होता है वह आँखों को प्रभावित करता है? ओजोन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा पैराक्सीसिटिलीट होना। यह नाइट्रेट है जो कि आंखों को प्रभावित करता है, धुएं में रहता है, यह आंखों को प्रभावित करता है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? निम्न में से कौन द्वितीयक प्रदूषक? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। इसमें से द्वितीयक प्रदूषक पूछा है, इसमें से कौन सा है? इसमें से जो हमारा द्वितीयक प्रदूषक है इसमें से कौन सा है? तो ये हमारा द्वितीयक प्रदूषक होता है स्मोग होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्मोग होता है। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो
अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर और सिगरेट से निकलती है रंगहीन गैस जो निकलती है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा यह होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि धुएं के प्रज्वलन से और मोटरसाइकिल और सिगरेट से निकलती है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो इसमें से कौन सा वायु प्रदूषण है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो इसमें वह कौन सा गैस है? इसमें सबसे खतरनाक गैस है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह हीमोग्लोबिन में बहुत आसानी से घुल जाता है और वह नुकसान पहुंचाता है और ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत तेजी से घुलता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कौन सा जो कि जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से आपको बताना है। इसमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह सल्फर डाइऑक्साइड है। यह जल प्रदूषक नहीं होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडान गैस। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इसमें से आपको बताना, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह रेडान गैस होती है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। जो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है रेडान गैस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। जो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है आपको बताना है। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीन व बेंजीन। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो हमारा सिगरेट के धुएं में जो मुख्य प्रदूषक होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? वृष्टि का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। इसमें से कौन सा अम्ल है जो वृष्टि का कारण होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसमें अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जो कि अम्ल वृष्टि का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसे कहते हैं। मीथेन का होता है CH4 होता है, ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2 होता है। ओजोन का होता है O3। यह इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जो कि वायुमंडल में जो गैस होती है उसमें अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के उत्तरदायी होते हैं। उसमें जब वर्षा होती है तो उसके साथ अम्लीय एसिड बन जाता है, उसके कारण उत्पत्ति होती है, ठीक ना, सल्फर डाई। इसका उत्तरदायी है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित करने वाले अजैविक कौन सा प्रदूषक? बैक्टीरिया है, शैवाल है, आर्सेनिक है, विषाणु है। तो जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जो जल है उसको प्रदूषित अजैविक प्रदूषक जो कौन सा है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यह आर्सेनिक होगा, ठीक ना, आर्सेनिक होगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मोग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। इसमें से वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो वायु प्रदूषण से जो संबंधित नहीं है तो यह यूट्रोफिकेशन है। यह यूट्रोफिकेशन है जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी जल क्षेत्र में बीओडी जैव ऑक्सीजन मांग या डिमांड इसे कहता है, मांग की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल क्या है? प्रदूषित है। खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, एट्रोफिक, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो इसमें से बीओडी आपको बताना है। जल क्षेत्र में बीओडी जैव ऑक्सीजन मांग की अधिकता संकेत देती है। तो यह संकेत क्या देती है आपको बताना है। तो यह संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सीवेज जो सीवर होता है उससे प्रदूषित हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी है जो कि जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। इसमें से कौन सी नदी है जो कि अपने प्रदूषकों के कारण मरुस्थल जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह नदी है जो कौन सी नदी है? दामोदर। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? इसमें से आपको बताना है कौन सी जो डेसिबल है जो वृक्षों के पत्तियों को सरसराहट को प्रदर्शित करता है, उसके डेसिबल में स्तर में 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल। इसमें से आपको बताना है 10, 20, 60, 100। इसमें कौन सा डेसिबल है जो कि पत्तियों से किस सरसराहट से डेसिबल का स्तर का पता चलता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा 20 डेसिबल होगा। ठीक ना, 20 डेसिबल होगा। ठीक, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग जो मनुष्य करते हैं उसके सामान्य बोलचाल की भाषा में तो इसमें 60 डेसिबल की आवाज़ होती है, डेसिबल की स्तर की ध्वनि की आवाज़ होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो देखिए जो ग्रीन मफलर संबंधित है यह संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक ना, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपको ये भी क्वेश्चन बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताइएगा डेसिबल। ठीक ना, डेसिबल होता है जो कि ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में नापा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, और जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वह बनी होती हैं। किससे बनी होती है? न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिक से, पॉलीमर से, प्रोटीन से। तो जो प्लास्टिक होता है वह किससे बनता है और क्यों वह बनी होती हैं आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो वह जो बनी होती है वह पॉलीमर से बनी रहती है, जो कि नष्ट नहीं होती हैं, पॉलीमर से बनी रहती हैं। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर
21 भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए जो भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो रिसाव हुआ था तो वो आपको बता दें यह दुर्घटना हुई थी 2 से 3 दिसंबर 2 से 3 दिसंबर के रात में हुई थी। दिसंबर की रात में हुई थी। कब हुई थी? तो यह हुई थी आपको बता दें, यह हुई थी 1984 में हुई थी। यह घटना 2-3 दिसंबर की रात को ये 1984 में यह घटना हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन सी गैस से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट से हुआ था। इसमें कितने 45 टन जो मिथाइल आइसोसाइनेट था उससे रिसाव हुआ था, जो कि बहुत हानिकारक हुआ था। इसमें बहुत से लोग मारे गए थे, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित नाभिकीय दुर्घटना से, भूकंप से, बाढ़ से, अम्लीय वर्षा से। आपको बताना है तो चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो देखिए चेरनोबिल जो दुर्घटना है यह कहाँ पे है? चेरनोबिल एक शहर है। तो कहाँ किसका? तो यूक्रेन का एक शहर है चेरनोबिल। यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। कब हुई थी? तो 1986 को हुई थी। यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुई थी। यह घटना हुई थी नाभिकीय दुर्घटना से। किससे हुई थी? नाभिकीय दुर्घटना से, जो कि नाभिकीय उसमें उसका परीक्षण के दौरान यह घटना हुई थी। नाभिकीय दुर्घटना जो हुई थी परीक्षण के दौरान यह घटना हुई थी, ठीक ना। यह हुई थी 1986 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय कारक है। वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ऊष्मीय प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्राय कारक कौन सा है आपको बताना है। तो यह नाभिकीय ऊर्जा होती है जो आप बता पा रहे हैं। देखिए ऊर्जा, तो उस ऊर्जा आप समझ पा रहे हैं कि ऊष्मीय प्रदूषण है, ठीक ना। ऊष्मीय प्रदूषण है, नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मीय प्रदूषण है। आप लोग इसे ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्वचालित वाहक निर्वात का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। अविषैला और धातु प्रदूषक है कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें स्वचालित वाहक निर्वात का सबसे अविषैला धातु प्रदूषक है। तो यह कौन सा है? तो यह होता है लेड, ठीक ना। लेड होता है। इसमें जो वाहन में लेड पाए जाते हैं, जो धुआं प्रदूषण करता है, उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारा मिनीमाता से होता है, यह रोग है और यह तत्व है, प्रदूषक है। कैडमियम इटाइटाई से होता है। नाइट्रेट आयरन से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्लोराइड आयन से क्या होता है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपको पूछना है, बताना है नहीं है। तो इसमें जो हमारा नहीं है डी ऑप्शन सही होगा। इसमें अपचय क्या होता है? यह बदहजमी, पेट की बदहजमी होती है। बदहजमी होती है, जैसे अनपच हो जाता है। तो यह अपचय जो होता है, तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा, यह नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से कम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का, तो यह 5 माइक्रोन से कम होता है। कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है।
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंसिनरेट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? इंसिनरेट्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़े कचरे को जलाने के लिए, कूड़े कचरे को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। इंसिनरेट्स का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा, कूड़े कचरे को जलाने के लिए। ऑप्शन इसमें जो सही होगा ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक ना, कूड़े कचरे को जलाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है यह आपको बताना है। तो इसमें जो प्रयोग में लाया जाता है तो यह क्लोरीन होता है, ठीक ना, क्लोरीन होता है जो कि इसको प्रयोग में लाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980 में, 1974 में, 1981 में, इनमें से कोई नहीं। तो यह कब लाया गया आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम यह लाया गया था कब? तो 1974 में लाया गया था, ठीक ना, 1974 में लाया गया था। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई 1998 में, 1972 में, 1981 में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसमें देखिए, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे इसको बना लीजिएगा 1985। किसको? यहाँ पे 1985 बना लीजिएगा, 1985 बना लीजिएगा। और यह केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिए, 1985 में की गई थी। यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और यह गंगा पर प्रदूषण जो का भार था उसको तत्काल कम करने के लिए यह केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और इस जो गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी यह गंगा कार्यक्रम जो था 1984 में जीएपी जो बना था, गंगा कार्यक्रम योजना को देखरेख के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि गंगा कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे 1984 में। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी तो यह 1985 में की गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिए। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना गंगा कार्यक्रम योजना को देखरेख के लिए बनाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा 1985 होगा, ठीक ना, 1985 होगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।